बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। गर्मी की शिद्दत तो है, लेकिन लाहौरी किसी फेस्टिविटी को मनाने से गुरेज नहीं करते। कल लिबर्टी से गुजरना हुआ और जो इंतजामात थे, जिस तरह से लोग शटल के ज़रिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ जा रहे थे मैच देखने के लिए, बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे थे। और फिर जब एंड पे आके लाहौर कलंदर की जीत हुई तो समझ भी आया कि लाहौरी इतने पुरजोश क्यों थे, सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे थे और वो खुशी उनके चेहरों पर नज़र आ रही थी। खैर, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अपनी खबरों में। उसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। आज की टॉप स्टोरी क्या है? सदर मुमलिकत ने ट्रॉफी थी, लाहौर कलंदर ने PSL 10 का टाइटल जीत लिया। शदीद मौसम में जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, ज़िले इंतज़ामिया को बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने का हुक्म। दाता दरबार में छतरियों की तनसीब पर काम शुरू, छतरियों के मंसूबे के लिए पेपरा रूल्स के तहत टेंडर ओपन। और फर्नेस मिल कंट्रोल शेड में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, बिजली चोरी में मुलविस 12 अफराद गिरफ्तार। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और शाहिद सिपरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आएंगे और ऑब्वियसली आप आयशा पूछ रही थी, आप पूछ रही थी किसको सपोर्ट कर रहे थे, तो चले शाहिद सिपरा साहब, किसको फिर आपने सपोर्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा था। सबसे बड़ी बात बुनियादी तौर पर जीत जो कल हुई है वो क्रिकेट की। क्राउड देखे आपने? मैंने देखा है और आप सोशल मीडिया पे देखें इस वक्त क्या हालात हैं, और उन हालात में जब पाक भारत कशीदगी रही, हमारे हालात ख़राब रहे। इसी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के पास ड्रोन जो है वो गिरा, उसके बाद रावलपिंडी में एक शहादत हुई। तो उन चीज़ों को देखने के बाद कल आपने देखा कि लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में कितनी बड़ी तादाद में फैमिली। कल मैंने लोगों को देखा सोशल मीडिया में कहते हैं इंडिया हमारा क्राउड जरा देखे, और वो देखते हैं। अच्छा, वो जब देखते हैं वो इस पे बात भी करते हैं, उनके जर्नलिस्ट भी बैठ के बात करते हैं कि क्रिकेट को पसंद करना। तो ये सारा सेहरा जो है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाकी तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो सुबह से लेकर शाम तक रूट्स पे ड्यूटीज़ कर रहे थे, पुलिस की बात करें, ट्रैफिक वार्डन्स की बात करें, शदीद मौसम में जितने लोग थे कंट्रोल रूम में काम करने वाले, सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतना बड़ा इवेंट जो ख़तरात में मंडला रहा था, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में इतनी बड़ी गैदरिंग और फिर साथ में ख़तरा भी होना, और फिर फैमिलीज़ बच्चों के साथ लोगों का एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ जो उनके ज़हनों में है कि हम तहफ़्फ़ुज़ हमारे पास मौजूद है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए कल जो आपने बात की, क्रिकेट की जीत हुई और ये इंशाल्लाह आगे होती भी रहेगी। देखिए, आगे कुछ दो चार दिनों के बाद एक फिर इंटरनेशनल टीम आपके वहाँ आ रही है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है उसको सियासत से दूर रख कर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क नहीं खेलना चाहता, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। ये हमारे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं। इस पे आप अवाम भी, कौम को भी अब पता चल गया है कि क्रिकेट को सियासत की नज़र कौन कर रहा है। दूसरी बात, जो आपने मैच की बात की, जब मैं सुबह उठा तो उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी, फिर थोड़ा मैंने मैच देखा है। इसमें जो ज़्यादा मैंने एप्रिसिएशन देखी है वो सिकंदर रज़ा की हो रही थी, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपको यहाँ पे खेलने के लिए आए, वो जिस तरह पहुँचे उस पर ज़्यादा बात हो रही है। देखें, एक बंदा जो एक दिन पहले इंग्लैंड में अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए 60-62 स्कोर कर रहा है, और वो मैच ख़त्म होने के 4 घंटे बाद फ़्लाइट लेता है। फ़्लाइट लेने के बाद वो आपके अबू धाबी के बाद दुबई के बाद आपके लाहौर पहुंचता है, और यहाँ नेशनल एंथम से 10 मिनट पहले विदिन हाफ एन आवर वो यहाँ लाहौर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचता है। देखें, ये क्रिकेट का जुनून है। मैं इसलिए कह रहा था ये क्रिकेट जीती है। फिर जब लाहौर कलंदर की जीत की अगर हम बात करें, तो आखिरी छक्का और चौका भी इसी रजा के नाम पे जाता है। जिस पर इमरान यूनुस थोड़ी देर पहले गुस्सा हो रहा था कि 3 गेंदें थी और स्कोर जो है वो 9 नहीं हो रहा था पूरा, और फिर उसमें 2 सिंगल हुए, 1 डबल हुआ, और उसके बाद जो छक्का हुआ और उसके बाद जो चौका हुआ जब 2 स्कोर रहता था, ये क्रेडिट भी आपके सिकंदर रजा को जाता है। शायकीन है ना, वो शायकीन का वो जो जोश होता है, गुस्सा नहीं था वो। जब मैंने सुबह वो आपकी हार्ट बीट को छोड़े, आपका दिल कभी ऊपर हो रहा है, फिर क्राउड आपका जो क्राउड है। अच्छा, फिर उस जो सिकंदर रजा की एंट्री है उस पर जो क्राउड का जो इस्तकबाल है, जो जोश खरोश है, वो भी दीदनी है। वो वीडियोस भी मैंने देखी हैं। देखें, हम लोग पुरअमन मुल्क हैं, हम लोग पुरअमन शहरी हैं।
हम लोग खेलना चाहते हैं, और आपने ये देखा कि किस तरह पुरअमन तरीके से हमारा पूरा टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। देखिए जिसने अच्छा खेला जीत उसका मुकद्दर बन बिल्कुल गया। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हमारे 4 सूबे हैं, 4 सूबों की टीमें थी, हम सब टीमों को सपोर्ट करने के लिए, यहाँ क्वेटा पेशावर का मैच भी हुआ, लाहौरियों ने सपोर्ट किया, रावलपिंडी में हुआ, वहाँ भी होता रहा, कराची में मैचेस हुए, वहाँ भी इसी तरह रहा। और ये बेसिकली ना फेस्टिविटी चाहते हैं, तो और वो बड़े बड़ी अच्छे और उनके पास क्या होता है, ऐसे ही इसके है। अलावा कुछ रह ही नहीं ना गया। आपके पास क्रिकेट के अलावा क्या रह गया? सो कल इमरान यूनुस साहब, क्या जज्बात थे आपके फिर? अच्छा, बात इस तरह है कि कल जब टॉस हुआ और उसके बाद मैच शुरू हुआ तो ऑब्वियसली फैमिली कज़न सारे बैठे हुए थे, तो सब ने पूछा, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि किसको सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझसे जब सवाल हुआ कि भाई, क्योंकि फैमिली में मैं ही वाइस जर्नलिस्ट हूँ, मुझे कहा कि भाई आप ज़रा बताएं ना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल मैंने बड़ा सियासी मैंने बड़ा सियासी जवाब दिया, जैसे कि शाहिद सिपरा साहब ने कहा कि भाई मैं तो क्रिकेट के साथ हूँ। हाँ। मैं तो ये तमाम टीमें पाकिस्तान की है, मैं इसके साथ हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से मेरे दिल के कोने से आवाज आ रही थी लाहौर क्लब। आप लिटरली कल का जो मैच था, बहुत अच्छा मैच चल रहा था, बहुत अच्छा मैच चल रहा था, और स्टार्ट में ही देखा जाए कि लाहौर कलंदर की गिरफ्त जो है वो मजबूत थी मैच पर, लेकिन हसन नवाज के हवाले से बात करें कि जो उन्होंने 43 बॉल्स पर 76 स्कोर किया, उस लड़के की बैटिंग जो है, यकीन जाने पाकिस्तान को एक बेहतरीन बैट्समैन जो है, हर साल PSL से बिल्कुल कई नौजवान लड़के जो है वो बाहर आते हैं, कई हिडन टैलेंट जो है वो सामने आता है। ये हसन नवाज जो है ना, ये भी ऐसा कल मैंने इस प्लेयर को देखा है कि ये डर के नहीं खेलता, ये शॉट खेलता है, पूरी खेलता है, और लिटरली इसकी शॉट जो है वो वाकई ऐसे ही लगती हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल प्लेयर है। उसके बाद जब ऑब्वियसली जब 201 रन हो गए और उसके बाद जब लाहौर कलंदर की बारी आई, तो लाहौर कलंदर जो है वो पहले ही अच्छी एवरेज से जो है वो चल रहा था, 9.5-10 की एवरेज से जो है वो चल रहा था, लेकिन जो ही आखिरी 5 ओवर रह गए और उसके बाद फिर दिल जो है वो कभी ऊपर होना शुरू हुए, कभी नीचे होना शुरू हुए, और लिटरली मैं तो कभी लेटता था, कभी बैठता था, कभी खड़ा हो जाता था। और मैंने तो, हालांकि मैंने 3 ओवर्स पहले मुख्तलिफ स्टेटस जो है ना वो लिख लिए कि लाहौर कलंदर के हवाले से क्या करना है। अच्छा, आखिरी 5 ओवर्स में मैंने अपने स्टेटस जो हैं, कभी लाहौर एडिट करके लाहौर कलंदर लिखता था, कभी एडिट करके कोयटा ग्लैडिएटर लिखता था, लेकिन लिटरली बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत अच्छा मैच हुआ। जिस तरह सिकंदर रजा की बात कर रहे हैं, इसी तरह हमारे कौशल प्रेरा जो है, उस लड़के ने, उस खिलाड़ी ने जो शानदार इनिंग खेली, बहुत शानदार इनिंग खेली, और यकीन जाने, और स्पेशली अगर बात की जाए जीत के हवाले से कि लाहौर कलंदर जो है वो 3री बार उसने अपना ये टाइटल अपने नाम किया है। लेकिन मैंने अपनी तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, और उसमें मैंने, जहां पर मैंने लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर को मुबारकबाद दी, वहां मैंने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मुबारकबाद सिर्फ इसलिए दी कि भाई एक तो आपने नो डाउट स्टेडियम जो है वो आपने बहुत बेहतर कर दी है, जहां कैपेसिटी जो है वो आधी थी, अब डबल कैपेसिटी से लोग जो है स्टेडियम में आए। दूसरा ये कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को मुकम्मल करवाया, जिस तरह शाहिद सिपरा ने कहा कि जो हालात हो गए थे, और उसके बाद कोई और मुल्क कोई और मुल्क होता वो टूर्नामेंट अपना खत्म कर देता है, वो उसको कंटिन्यू नहीं करता, लेकिन हमारी कौम का जज्बा और हमारी जो मैनेजमेंट है उसने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और हमारी कौम कल बाहर आई, और लिटरली उसने बताया कि भाई हम जिंदा कौम है। और जीत के बाद जो जबरदस्त फायरवर्क्स था, और आप ये देखिए कि कोयटा ग्लैडिएटर के कल इतने ज्यादा शायकीन मौजूद थे कि हर चौके, हर छिक्के, हर बॉल पे, हर रन पे, हर आउट पे वैसी ही दाद मिल रही थी, वैसे ही शोर आ रहा था जितना किसी भी टीम का आता है। तो दोनों टीमों के सपोर्टर जो है वो मौजूद थे, बल्कि हर सपोर्टर जो है वो दोनों टीम को सपोर्ट कर रहा था, और ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा शाहिद सिपरा ने बात की कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये PSL की कामयाबी है, ये क्रिकेट की पाकिस्तान कामयाबी है, ये PCB की कामयाबी। और लिटरली कल का फिर, अब मैं जज्बात तो इतने हैं कि मैं सारा प्रोग्राम इस पे बात कर रहा हूं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, फायरवर्क्स का कितना खूबसूरत मंजर है। भाई मैंने तो इस फायरवर्क का स्टेटस भी अपने मोबाइल पे लगाया हुआ है। देखिए आप, मैंने सुबह उठ के शायकीन क्रिकेट की बातें भी सुनी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखें, क्रिकेट पर पॉजिटिव तनकीद जो है, किसी चीज़ पर भी अगर आप मुस्बत तनकीद करेंगे ना, तो वो चीज़ों को आगे लेकर बेहतर करने के लिए होती है ना मुस्बत। मैंने जो मोस्टली लोगों की बातें सुनी है ना, वो प्लेयर्स की आपस की जो सियासत है और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है, उस पर उन्होंने बातें की हैं। मेरे ख्याल में ये वक्त जो है ना, जब आप क्रिकेट को कामयाब बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो ये जो शायकीन क्रिकेट है, जो जिनके दिल आपके हर छक्के और चौके के साथ धड़कते हैं, ये बेसिकली आपको एक सॉफ्ट पैगाम दे रहे होते हैं कि हमें क्रिकेट देखनी है, हमें आगे बढ़ना है।
कल देखें कि फैमिलीज बच्चों के साथ इतनी बड़ी तादाद में। अच्छा फिर क्या हुआ कि बराने रहमत हुई एक दिन पहले, मौसम किस कदर बेहतर हो गया, मौसम खुशगवार हो गया, हवाएं चलती रही, हवा चल रही थी। उससे अगर 2 दिन पहले चले जाएं तो क्या हीट वेव का एक वेदर था, लेकिन उसमें भी जो मैचेस हुए आप देखिए, लोग उनको उन मैचेस को भी देखने के लिए गए, वो पहुंचते हैं। मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट जो है आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को, आपके पीसीबी को, चेयरमैन पीसीबी, और खास तौर पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पे उन प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन, देखे जान तो हर किसी को अजीज है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल आपके वो प्लेयर्स जो मुल्की हालात की वजह से चले भी गए, जाने को भी तैयार थे, यहाँ पे खेले, इंटरनेशनल प्लेयर खेले हैं, साल इसने दी है। जी मैंने एक रात में जो 24 घंटे ट्रैवल करके एक बंदा पहुंच गया है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। आप ये देखें कल लाहौर कलंदर के प्लेयर्स जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। हमारे फखर जमान जो हैं वो जब उनसे कैच ड्रॉप हुआ है, उनकी फिंगर जो है वो ब्लड साफ नजर आया कि वो ब्लीडिंग हो रही है और अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई, उनको बॉल लगा। उसके बाद मोहम्मद आसिफ जो हैं वो कल जो है वो गिरे हैं, उनको इंजरी जो है हारिस का भी सुन रहे थे कि कोई कैच पकड़ा है उसको, कोई देखें हारिस का तो अल्लाह ताला ने उस, हालांकि वसीम अकरम जो है वो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इसको कम से कम 15 मिनट रेस्ट देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हारिस रऊफ ने कल कैच पकड़ा और उसके बाद उनका सर जमीन पर लगा, सबसे पहले सर लगा और जिस जोर से वो लगा उसके बाद उनको थोड़ा वाकई वो मतलब अनकॉन्शियस हो गए और उसके बाद लेकिन उनका जज्बा देखे कि वसीम अकरम जो है एक बहुत मायनाज खिलाड़ी रहे हैं, उनको पता, उन्होंने कहा था इसको कम से कम 15 मिनट रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड में था, उसने कहा नहीं जी मैं तो, और उसके फौरी बाद उसने ओवर भी करवाया और बहुत अच्छा ओवर करवाया। अच्छा वो अपनी जगह पे जो उस वक्त सेलिब्रेशन थी सिकंदर अदा की, मैंने उनको बड़ा एंजॉय किया। वो मेरे ख्याल में तीसरी विकेट थी जो सिकंदर ने बॉल की थी और हारिस ने कैच लिया। बिल्कुल इसी तरह वो जो उसका ये स्टाइल है ना, मैं कहता मजा आ जाता है। एक दफा पहले मैंने उसको देखा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के, शायद वो प्लेयर हैं साहबजादा फरहान, उनका कैच लिया प्लेयर है। देखें जो आप एक कैच या कोई विकेट को जब आप उसकी खुशी मनाते हैं ना, उसमें आपका जुनून, वलवला, सब जज्बा उसमें नजर आ रहा होता है कि आप कितनी लगन के साथ ये खेल रहे हैं। अब तो ये सारी चीजें आपके प्लेयर्स में देखने को मिली, हमें तवक्को करनी चाहिए। देखें हमें, हमारा मैसेज है, पूरी दुनिया का मैसेज है कि आए हमारे साथ क्रिकेट खेलने, और ये आपके ग्राउंड से बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है। हमारे करोड़ों अवाम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। एक एक प्लेयर के साथ देखें ना कितने लोग जो मुंसलिक हैं, एक एक प्लेयर के साथ उनके लाखों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनके साथ मुंसलिक हैं। और आप यकीन जाने कि अब सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी क्रिकेट की इतनी समझ है कि आप यकीन जाने, रात मैच के बाद मेरी एक फ्रेंड जो है बहुत अजीज, वो मुझसे बात कर रही हैं और वो बॉल टू बॉल मुझसे डिस्कशन कर रही हैं कि इस बॉल पे ये हुआ, ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और मुझे खुशी हो रही थी, छोड़ के ना फ्रेंड ने डिस्कशन, मुझे खुशी इस चीज की हो रही थी कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट को अब लोग समझते हैं और स्पेशली हमारी विमेन टीम जो है उसकी कामयाबियां जो है वो भी सबके सामने है। हमारा कौमी खेल तो वैसे तो हॉकी है, लेकिन वो क्रिकेट बनता चला जा रहा है। तो हमें हमारी गवर्नमेंट से, हमारे इदारों से ये भी दरख्वास्त है कि जितनी मोहब्बत हम क्रिकेट से कर रहे हैं, शहरी क्रिकेट से करते हैं, इतना ही जज्बा लोगों में हॉकी को लेकर भी किया जाए, हॉकी के भी टूर्नामेंट जो करवाए जाए। मैंने बचपन से ही देखा है क्रिकेट का जुनून जो है वो किसी और गेम का नहीं है, मतलब क्रिकेट के पीछे तो पूरा पाकिस्तान होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अच्छा जी, कल के मैच के हवाले से पाक बहरिया के बहादुर सपूतों को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया गया। ग्राउंड में एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर था, तो आपको वो दिखा देते हैं जी। वेलकम बैक। अच्छा जी, वजीर आला की तेज आंधी के बाइस हादसात में जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम, नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ और एक्चुअली जिसे कहते हैं ना कुदरती आफत, जो हालात थे, हम उस टाइम यहाँ दफ्तर में ही थे शाम को, और जिस तरह से तेज आंधी थी, जिस तरह से लोगों की अमलाक तबाह हुई, सोलर पैनल्स लोगों के उड़ गए, घरों के शीशे तक टूटे, तो मतलब बहुत ही खौफनाक मंजर था। इमरान यूनुस, देखिए बिल्कुल इब्तदाई तौर पे जब वो मौसम वैसा हुआ कि सबको पता था कि इस्लामाबाद में ज़ालाबारी हो रही है, मौसम खुशगवार है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमें पता था कि वो चीज़ यहाँ पर आएगी। अच्छा, मैंने जब तूफान आया ना उससे 5 मिनट पहले
आप यकीन जाने कि मैं दरख्त ढूंढ रहा था कि धूप में गाड़ी खड़ी ना करूं, किसी दरख्त के नीचे, शेड के नीचे खड़ी करूं ताकि वापसी पे गाड़ी गर्म ना हो। अच्छा, वो गाड़ी खड़ी करके अभी मैं अंदर गया हूँ, अभी आई थिंक मैंने चाय पी होगी। उसके बाद पीएन आया और उसने कहा कि जी सर बाहर आके ज़रा मौसम देखें। हमने कहा क्या मौसम? मैंने कहा यार अच्छी खासी धूप है। तो उसने कहा जी नहीं, आंधी आ रही है। अच्छा, सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे हैं कि सारी वो जो धूप थी, मतलब दोपहर का वक्त था, अंधेरा छा गया। और उसी वक्त आप यकीन जाने, चूंकि हमें तो इन चीज़ों का पता है कि ठीक है लोग खुश तो होते हैं मौसम अच्छा होने से, लेकिन हमें चूंकि हम इन आफात को देखते रहे हैं, हमें पता है। फिर उसी वक्त मैंने दुआ की कि या बारी ताला ये खैर आफियत वाली हो, क्योंकि शहर के अंदर इतना नुकसान हुआ है। तो आप ये सोचे कि जो गिरदोनवा है, जो मतलब लाहौर के इर्द गिर्द के गांव वगैरह है और पूरे पंजाब में उसके बाद जो नुकसान हुआ है और उसकी डिटेल जब सामने आई है तो वाकई एक आफत थी, तूफान। और ऐसा तूफान के शहरों में जिस तरह आपने कहा कि सोलर पैनल जो है, और हर इलाके में सोलर पैनल जो है वो, और आप तो यकीन जाने, मैं एक हमारा दोस्त है, वो अपने घर की फुटेज दिखा रहा था कि उनके साथ शादमान की बात है कि उनकी कोठी जो है वो 2 मंजिला थी, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ था। बिल्कुल उनके साथ वाली कोठी पे ना शेड लगा हुआ था, और वो शेड जो है वो 38 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था, लोहे का। वो जमीन से उड़ा है, ग्रिल समेत, जंगला टूटा है, ग्रिल समेत उड़ा है, और उनकी मतलब लाइक 2 मंजिलों के ऊपर सोलर लगा, उसके ऊपर आगे गिरा है। ये तूफान था। इतना वाकई बहुत बुरे हालात थे, और लेस्को के भी बहुत बुरे हालात हुए। क्या सिचुएशन रही और किस तरह से संभाला गया? कितना टाइम लगा सिस्टम को बेहतर करने में? देखें, जब ये तूफ़ान इस्लामाबाद से जब हुई, रिपोर्ट हुई ना, पहला हमें वहाँ से पता चला कि वहाँ दिन के औकात में अंधेरा हो गया है और मिट्टी और धूल के साथ ये तूफ़ान आ रहा है। फिर बाद में बारिश भी हो गई। उसके मेरे ख्याल में 3-4 घंटे बाद हम लोग तो ज़हनी तौर पे तैयार थे कि ये लाहौर में तैयारी शुरू कर दी थी। जो हमारा नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है, जो रवात में लोग बैठे हैं, वो सिस्टम को बचाने के लिए अपने सिस्टम को बंद करते हैं, क्योंकि तारें टूटने होती हैं, पोल्स गिरने होते हैं इतनी तेज़ आंधी में। जिस तरह सोलर का आप जिक्र कर रहे हैं, बाकी चीज़ ट्रांसफार्मर डैमेजिंग के मामलात होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। उस रात भी क्या हुआ कि जब शाम में ये हुआ तो आपकी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के 500 केवी का जो सर्किट है उसमें ब्रेकडाउन हुआ। इसका क्या मतलब? आपका पूरा लाहौर ब्लैकआउट हो गया। लेस्को के सारे ग्रिड्स बंद हो गए, 2311 केवी फीडर से सारे बंद हो गए। अब वो बहाल हुआ 3 से 4 घंटे बाद जो बहाली का काम शुरू हुआ। अच्छा, फिर ये नहीं था कि वो हुई और उसके बाद हवा की जो स्पीड था वो थम गई, वो नहीं थमी, वो स्पीड उसी तरह रही। उसमें गो कि बारिश हो गई, आपकी धूल मट्टी वाला मामला कुछ कम हो गया, लेकिन हवा की स्पीड उसी तरह रही, आंधी उसी तरह चलती रही। आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी स्पीड कम हुई तो बहाली के कामों का आगाज़ किया गया। जब 500 केवी का सर्किट बहाल हुआ, फिर 220 जो है वो भी NTDC का सर्किट है, वहाँ से भी सप्लाई बहाल होना शुरू हुई। फिर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 132 केवी के ग्रिड्स जो है वो चलना शुरू हुए। रात को 10-11 बजे जो है वो बहाली का काम ऑलमोस्ट जो है, जो ग्रिड स्टेशन थे, जो ग्रिड स्टेशन थे, जो 11 केवी के फीडर से, वो मोस्टली जो है ना वो बहाल हो गए, क्योंकि वो बंद कर दिए गए थे आंधी से पहले। जो चीज़ पहले बंद हो जाए वो बचत हो जाती है। फिर जो इलाके ज़्यादा देर बंद रहे वहाँ दरख्त गिरे, दरख्तों की वजह से तारें टूटी, पोल्स इवन टूटे। आप रूरल एरिया के नहीं, ये मैं लाहौर का जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे ही है। शादमान का इन्होंने जिक्र किया, GOR है, आपकी कनाल रोड है, इधर इकबाल टाउन के इलाके बहुत सारे हैं, रायवंड में बहुत इलाके हैं, वाघाबाद साइड पे बहुत इलाके हैं जहाँ तारों की ब्रेकडाउन हुई और उसकी वजह से बिजली बंद हुई। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा हालात कुछ मुख्तलिफ नज़र आए कि आपके लेस्को चीफ भी पावर कंट्रोल सेंटर बैठे हैं, आपके चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नदीम मलिक हैं, वो भी वहाँ बैठे हैं, आपके चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट इमरान महमूद वो भी वहाँ बैठे हैं, चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट फैसल जिक्री आपने उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। आपने पूरी कंपनी में एमरजेंसी नाफिज करके तमाम स्टोर्स खुलवा दिए, तमाम स्टोर्स खुलवा दिए। ऑपरेशन वाले तो पहले काम कर रहे थे, एक कंस्ट्रक्शन इनका डिपार्टमेंट है जो बड़े हादसा हूँ उसमें पोस्ट लगाने का काम करता है, उसको एक्टिव कर लिया, उनके स्टाफ को बुला लिया। इसी तरह GC एक है, ग्रिड सिस्टम का काम करता है, GSE ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन, उनको ऑन बोर्ड ले लिया। मतलब एक एमरजेंसी का नफाज करके फिर काम को शुरू किया गया और उस रात जाके सुबह 3-4 बजे मोस्टली जो आपके 11 केवी और 132 केवी के सर्किट से वहाँ से बिजली बहाल हुई। और दूसरे दिन तक जो चलता रहा वो कहीं ट्रांसफार्मर डैमेज हुए, कहाँ दरख्त गिरे,
वो चीज़ें हुई और कल शाम में जाके जो सिस्टम है वो नॉर्मलाइज हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो शायद सिपरा बात कर रहे हैं ना कि इब्तदाई तौर पे ही बिजली को बंद कर दिया गया था, ये बहुत अच्छी सोच थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कहीं ये हमें चीजें जो हैं वो देखने में नहीं मिली कि आपके दरख्त तो गिरे, लाइक जू की पार्किंग में दरख्त गाड़ियों के ऊपर गिरा, 2-3 गाड़ियां जो है वो डैमेज हो गई, ऐसे पूरे लाहौर में दरख्त गिरे, लेकिन कहीं भी तारें जब टूटी हैं तो ये वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि करंट लगने से कोई जान बात हुआ है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बहुत अच्छी ये प्लानिंग जो है वो इस वक्त देखने में सामने है कि ठीक है, लाइट तो 3.5-4 घंटे के लिए गई, तूफान के बाद लाइट जो है वो इकबाल टाउन में 4 घंटे बाद आई, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी ऐसे जानी नुकसान की इतला नहीं मिली कि करंट लगने से कोई जान बात हुआ। अच्छा, ये भी होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जब आपके 132 है या 11 kV है, इस पे रिलेज हैं आपके, इसकी सेफ्टी के जो आपके तमाम आलात हैं वो ग्रिड स्टेशन पे नस्ब हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दरख्त आपका गिरा 11 kV पे, उसने ट्रिप हो जाना है, ट्रॉली निकल जानी है। आपके जो तार है अगर वो वैसे टूटी है 11 kV की, वो गिरने के साथ ही जैसे ही वो गिरनी है तो पीछे से सर्किट ब्रेकर निकल जाना है। ये नहीं है कि वो जमीन पे, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, पुरानी ट्रॉलीज हैं वो नहीं निकलती, वो फिर आपको कई दफा वीडियोस नजर आती होंगी कि तार गिरी हुई है जमीन पे तो वो उस पर आग लगी जा रही है और आग भड़क रही है, वो डेंजरस है, वो डेंजरस है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके 11 kV टूटी या 132 में कोई फॉल्ट आए, वो गिरे तो आपके पीछे रिलेज जो है एक्टिव ना हो और पीछे से खुद ही ऑटोमेटिकली से सिस्टम बंद ना हो जाए। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आप खुदा न खास्ता ऐसा हो तो सेफ्टी की चीज़ें मौजूद हैं जो कर लेती हैं, अगर ना हो तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। 11 kV तो अल्लाह ना करे किसी चीज़ पे गिर जाए तो वो वैसे ही अल्लाह ताला रहम करे। जी अच्छा जी, अभी एक अपडेट आप तक पहुंचाने का कहा जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मजीद 4 खिलाड़ी स्पोर्ट्स स्टाफ लाहौर पहुंच गए हैं। हाफिज शहबाज ने हमें ज्वाइन किया है, खबर की तफसील बताइए हाफिज शहबाज। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का तीन हिस्सों में ये टीम लाहौर कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करी। दोनों टीमों का पहला T20 मैच है 28 मई को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दाता दरबार से खबर है, छतरियों के मंसूबे के लिए पेपरा रूल्स के तहत टेंडर्स ओपन, 2 मशहूर कंपनियों की जानिब से बिड्स मौसूल, जांच पड़ताल जारी और छतरियों की तनसीब का काम शुरू किया गया है। बहुत सारे ज़ायरीन जो कि जाते भी हैं हाजिरी के लिए, तो अब उनकी तरफ से तो बारहा यही ख्वाहिश की जा रही है कि कब तक ये काम मुकम्मल होगा। शायद सिपरा साहब, और मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा, उसके लिए इंतजार करेंगे। देखिए, शहर को दाता की नगरी से मंसूब किया जाता है और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए मोस्टली लोग जो लाहौर ट्रैवल करते हैं, हाज़िरी देने के बाद ही वापस अपने घरों को जाते हैं। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है कि मस्जिद नबवी की तर्ज पर आप यहाँ छतरियाँ नस्ब करने जा रहे हैं, फिर वो ऑटोमेटिक होंगी और वो जिनको ऑपरेट किया जाएगा, जिस तरह वहाँ फजर के वक्त में जो है उनको ओपन किया जाता है फिर क्लोज किया जाता है, ये वही वाला मंजर होगा। और ये आपके मज़ार शरीफ और मस्जिद का दरमियान का जो अहाता है, जहाँ अब मौसम गर्मा में आपको टेंट लगाना पड़ते हैं, अगर उर्स आ जाए जो आपके अगस्त में कहीं आएगा उसमें भी टेंट लगाना पड़ेंगे, लेकिन जब इनकी तनसीब हो जाएगी तो टेंट से आप लोग निकल जाएंगे। नमाज जुमा की अदायगी के लिए इवन आपको वहाँ टेंट लगाना पड़ती है, उससे निकल जाएंगे। खूबसूरती अपनी जगह पर होगी, लेकिन उसके बाद उसका जो बाकी काम है वो भी अपनी जगह पर होंगे। देखें, ये इंटरनेशनल फर्म किसी ने करना है, कौन जीतती है, किस तरह काम किया जाता है। मेरी कल भी बात हो रही थी इसी पे, तो बड़े मेरे दोस्त उन्होंने बताया कि जो कंपनी इस पर काम करना चाह रही है, उन्होंने कहा जी हमने कोई डेडलाइन नहीं देनी, हमने हवाओं का रुख चेक करना है, हमने वेदर को चेक करना है, यहाँ कैसा रहता है, किस वक्त में हीट का क्या है, हमने ये सारे तनासुब देखने के बाद उसकी स्टडी बनानी है और वो स्टडी बनाने के बाद तनसीब की जानी है कि इसको किस तरह मुकम्मल करना है। यानी कोई टाइम फ्रेम नहीं मेंशन। जब ये स्टडीज हो जाएंगी फिर बताया जाएगा कि इतने वक्त में इस एंगल पे ये लगेंगी। उसके बाद देखे ना, आप ओपन सेहन है उसको आपने कवर करना है, सूरज ने पूरा घूम के आना है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। फिर हमारे यहाँ तो यहाँ हवाएं, बारिशें, मानसून,
आगे तो मौसम भी बन रहा है, वो तो हर साल ही आना है ना, वो नस्ब हो जाएंगे तो वो तो हर साल ही आना है। बिल्कुल ऐसे इन चीज़ों को देखने के बाद इसको आगे पहुंचाया जाए। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो संजीदा भी है, महकमा काफ़ी संजीदा है, और बिलखसूस हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, वो भी जब मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला थे उस वक्त इस प्रोजेक्ट पे काम जो है वो शुरू किया गया। ये सारी चीज़ें, इफ्तिताह भी उन्हीं दिनों में हुआ कि इसकी सारी चीज़ें। अब मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि ज़ायरीन जो हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल हो, लेकिन आपकी जो इंटरनेशनल कंपनी है वो इसके लिए टाइम मांग रही है कि हमें इसकी स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद इस पर काम करने दें, ताकि इसको अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। एक तो देखें ना, हमारे वो दीन के हिसाब से जो एक मुकद्दस है जगह, फिर उसके बाद आप इतने पैसे लगाने के बाद कोई इस तरह की चीज़ लगा दें, फिर हम लोग ही बैठ के चला रहे होंगे कि फजर वक्त ये नहीं खुली और इनका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया है, ये खराब हो गया, ये देखें ना, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में आराम से औकाफ को भी चाहिए और आपकी गवर्नमेंट को भी चाहिए, आराम से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, लेकिन इस तरह पाया तकमील तक पहुंचाएं कि लोगों को सहूलत हो और आपका पैसा जो है। ज़ायरीन को सहूलत क्या मिलेगी? सहूलत देखे ना, साया मिलेगा आपको। मैंने जिस तरह एक तरफ का कहा कि खूबसूरती अपनी जगह पे, ये आपका शायद नहीं जाना होगा, इमरान यूनुस का जाना हुआ होगा, ये मस्जिद और जो मज़ार शरीफ है उसके दरमियान का सहन है, इसके दोनों शायद बरामदे हैं काफी, और उसके दरमियान में जब आप अभी जाएं तो या टेंट लगे होते हैं या फिर उन्होंने कारपेट बिछाकर उनको पानी लगाया होता है ताकि लोग जो हैं वो गर्मी में उस वहाँ से गुजर के मज़ार शरीफ पर जा सके। जब वो कवर हो जाएगा तो फिर चीजें, और बाकी जो मज़ार शरीफ की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो चल रही है, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम बताया गया? उसका तो जुलाई का सुन रहे हैं कि इसमें जाके मुकम्मल कर लेंगे। चलें जी, इमरान भाई कुछ देखिए, दादा दरबार के हवाले से अगर बात करें उसकी अहमियत पे तो हम कोई बात जो है वो कोई शक ही नहीं, शुबा नहीं है। जो भी लाहौर विजिट करने आता है पॉसिबल ही नहीं कि वो लाखों ज़ायरीन जो है वो यहाँ पर आते हैं, सिर्फ चूँकि हम हमेशा जो उर्स होता है उसको कवर करते हैं, सिर्फ मुकामी लोग ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर से, बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर चूँकि लाखों लोग आते हैं और लोग जो हैं सिर्फ नमाज के औकात में उनकी कोशिश ये होती है कि वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, अदरवाइज़ वो नवाफिल भी जो है वो दरबार के इर्द गिर्द जो है वो अदा करते हैं। और मोस्ट लोगों की यही कोशिश होती है। और दरबार ज़रूरत जो इस पेश आई छतरियों के हवाले से, चूँकि जैसे शायद सिप्रा ने बताया कि हमेशा वहाँ पर टेंट जो है गर्मियों में लगते हैं, लोगों की यही कोशिश होती है कि वो छाँव में ना बैठें, वो दरबार के पास बैठें। अब दरबार के पास इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी कि उसको कवर किया जाए। वो जब टेंट लगा दिए जाते थे वो बारिश में, तूफान में और बड़े मसाइल होते थे। खैर, अब जो छतरियों के, इलेक्ट्रिक छतरियों के हवाले से अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है मेरे ख्याल के मुताबिक अब तक इसको या तो शुरू हो जाना चाहिए था या तकमील की तरफ चले जाना चाहिए था। मुझे अच्छे से याद है कि सागदार साहब ने इसका इफ्तिताह जो है वो किया था, और ये बड़ा, शायद सिप्रा साहब इसको शायद बेहतर जान पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट बड़ा पुराना है, बड़ी पुरानी डिस्कशन जो है वो इस पर हुई थी, लेकिन उसमें शायद सिप्रा ने बड़े अच्छे तरीके से आगाह कर दिया कि कंपनी जो है वो सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि इसमें कोई खराबी ना आए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है ना इमारतें हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वो रिहायशी इमारतें भी हैं, कमर्शियल इमारतें भी हैं, और कोई और नुकसान जो है वो ना हो। नहीं जी, हमें देर कबूल है, लेकिन काम इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि जगह ही ऐसी है ना, कितने ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों ने आना होता है। तो फिर अगर आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी क्वालिटी या किसी वजह से काम कॉम्प्रोमाइज हो, बाद में उसके ज्यादा मसाइल हो, तो उससे पहले आप टाइम ले लें और अच्छे तरीके से उसको तकमील तक पहुंचा दें। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी? फर्नेस मिल और कंट्रोल शेड में करोड़ों रुपए के बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी में मुलव्वस 12 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। कब ये सिलसिला और कैसे रुकेगा? अब आपने कहा वजीर आजम की तरफ से इंक्वायरी बनी और लोगों को कैफे किरदार तक भी पहुंचाया, पर डर खौफ तो फिर किसी में नहीं है। देखें, इसकी आप वीडियोस देखें ना, ये बड़ा ड्रामाई अंदाज में ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। और इसका क्रेडिट आपकी पाक रेंजर्स को जाना चाहिए और पुलिस को निकाल कर लेस्को को जाना चाहिए कि आपको मुखबिरी मिलती है कि लाहौर के बॉर्डर पर एक 25 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। वहाँ से रात को 11 kV पे कुंडियाँ लगाकर अंदर बड़ा 400 kVA का ट्रांसफार्मर रखा गया कमरे के, और उससे मुंसलिक करके आप फर्नेस मिल जो है वो चला रहे हैं और लोहा पिघला रहे हैं। ये लेस्को के अपने लोगों के बगैर हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ये कल मेरी इस पे डिटेल से बात हुई, हम इस पे बाद में आते हैं। अच्छा। रैकी क्या होती है? रात में इशा के बाद आपके प्राइवेट मेहरान पकड़ते हैं ऑफिसर, एक एक्सीएन, एक रीजनल मैनेजर और एक साथ उनका प्राइवेट आदमी जो कि अपने
अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने लिया और वो चले गए। और साथ जो गांव है 1 किलोमीटर पर, वहाँ बैठ के जाके इनका तरीकाकार ये था कि उस सड़क से कोई एक रिक्शा भी गुजरता था तो ये फायरिंग कर देते थे। उनको होता था कि लाइट नज़र आई है तो कोई आया, ये पूरे ऊपर छत पे बैठ के पूरी रात वो आप इंडस्ट्री चलती थी उसे बंद कर देते थे। रात में इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि 10 बजे 11 बजे वो जो है ना वो चलना शुरू हो गई, और जब फर्नेस चलती है ना उसका शोला नज़र आता है आपको दूर से। इन्होंने वीडियोज़ बनाई और वहाँ से शो हो गया कि ये बन गए। पुलिस को कॉल की, पुलिस जिस तरह ही उनका अपना काम है। 12 बजे से इन्होंने रेंजर्स का फैसला किया कि हमें रेंजर्स के साथ ये ऑपरेशन करना चाहिए और इस फर्नेस को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। अच्छा, जो फोकस पर्सन है उन्होंने तो बिल्कुल ही वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसकी वीडियोस देखेंगे, इन्होंने शायद वीडियोस चलाई हूँ। आपके ऑफिसर जो हैं अपने जो लाइसेंसी असले के साथ, उनके हाथ में पिस्टल्स हैं और वो दीवारें फलांग, ग्रेड 19 के ऑफिसर्स। अच्छा, वो जब रेंजर्स के साथ रब्ता हो गया, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल जमशेद जमान साहब ने रब्ता किया और करके 3 बजे वो भी पहुंच गए। अब ग्रेड 19 के 2 ऑफिसर हैं, ग्रेड 18 का एक है और एक एसडीओ जिया बग्गा ग्रेड 17 को आसिफ खान है। इन्होंने रेंजर्स रात करते कराते रेंजर्स को 4 साढ़े 4 बजे पहुंच गई। रेंजर्स के साथ रेड किया, रेंजर्स दीवार फलांग के अंदर गई और अंदर जाने के बाद उन्होंने रंगे हाथों ये पूरी इंडस्ट्री डायरेक्ट चलते हुए पकड़ ली और वहाँ से 12 लोगों को गिरफ्तार भी मौके से करवा दिया और 2 बड़ी गन्स और 2 पिस्टल वहाँ से बरामद हुए, जो कि इसके रद्द अमल में उन्होंने रखे हुए थे। 8 करोड़ रुपए की ये बिजली चोरी थी। अच्छा, मान भी नहीं रहे थे। अच्छा, रेंजर्स इन इन्वेस्टिगेशन की सारा कुछ हुआ। उसके बाद अब आपने कहा कि ये चोरी हो किस तरह रही। पहला क्रेडिट तो ये जाता है लेस्को को और रेंजर्स को, इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं देता हूँ कि जो वीडियोस देखी और जिस तरह उन्होंने ये जो दीवारें फलांग रहे हैं ना, ये आपके एक्सीएन हजरात फलांग रहे हैं। ये कोई आम रेंजर्स है या आपका एक्सीएन फलांग रहा है, कोई स्टाफ का बंदा नहीं उनके साथ, सिर्फ ऑफिसर्स गए हैं कि मुखबरी ना हो जाए, स्टाफ में से कोई कर दे और हम इसको रंगे हाथों ना पकड़ सके। उसके बाद लेस्को चीफ खुद गए हैं वहाँ पे। देखें, इतनी बड़ी चोरी थी कि लेस्को चीफ रमजान भट्ट खुद गए, उन्होंने वो साइट विजिट किया है। अच्छा, उन्होंने अपनी टीम को अप्रिशिएट किया। अब कर क्या रहे थे कि आपने एक तार बनाई कुंडी, उसके ऊपर ये पानी वाला जो पाइप है ये चढ़ाया, उसके ऊपर एक और पाइप चढ़ाया और पीछे से जहाँ से आपने पकड़ना है उसको इंसुलेशन के जरिए उस तरह बना ली। 3 आपने बांस बना लिए। रात को क्या करते थे कि हम तो एलटी पे ट्रांसफार्मर के बाद जो निकल रही है ना कुंडी उस पर डालते हैं, उन्होंने उनकी दीदा दिलेरी चेक करें कि वो 11 kV पे कुंडी डालते थे। जान का खतरा, इससे कोई नुकसान नहीं, इससे बराह रात अगर खुदा न खासा हादसा हो तो बंदा फट जाए। 11 kV का शॉक ऐसा है कि बंदा फट जाए, नहीं फट जाता, बड़ा रिस्क है। रिस्क। उन 3 कुंडियों से ये रात को 3 कुंडियां लगाते थे। छोटा ट्रांसफार्मर बाईपास, छोटा मीटर बाईपास, सीधा जो आपने इलीगल अंदर बड़ा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उसमें वो 11 kV गई। वहां से निकलने के बाद आप उस भट्टी को चलाते थे और वहां लोहा पिघलाकर आप ये सारी चीजें कर रहे थे। तो ये इस तरह की चोरी थी। शहर में पता नहीं और कितनी ऐसे फर्नेस चल रही होंगी। देखें, पूरी रात भुगत कौन रहा है? बैठे रहे, आम सारे कौन सा, आप बिल्कुल ऐसे ये आप देखें। बट वी रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है। मैं कह रहा हूँ ये अगर वो वीडियोस प्ले करें ना, आप देखें वो बड़ा फिल्मी। मैं तो कल देख के हैरान हुआ, मैं तो सुन के वाकई हैरान हो गई हूँ। वो एक बंदे को जो उठा रहा है ना, एक बंदा वो जिसको उठा रहा है वो ग्रेड एक्सीएन राइवेंड है। मैं कहता तुसी उन्हें चुप के अंदर। अच्छा, उन्होंने फायरिंग भी की है, फुटेज जो ऑन एयर हुई है उसमें नजर वो फायरिंग भी कर रहे हैं। उसको खाली कॉल देखें, वो एक पूरा यानी ये ऑपरेशन करना भी रिस्की था भाई। मतलब आप इसीलिए तो रेंजर्स का इंतखाब किया। पुलिस पे एतमाद ही नहीं ना था। पुलिस तो आ गई बाद में, जाहिर है उसके कम से कम 1.5 करोड़। ये जो शर्ट में खड़े हैं एक्सीएन राइवेंड खड़े हैं, ये सबसे पहले इन्होंने रेंजर्स के साथ इन्होंने दीवार फैलांगी है। उसके बाद ये पाइप और ये सारी जो देख रहे हैं अंडरग्राउंड उन्होंने पूरा पाइप डाला हुआ है वो बिछाकर, और उसके बाद आपने ट्रांसफार्मर ये पता नहीं कब से कर रहे हैं, ये कोई पता नहीं। अच्छा, ये फिर 3-4 एकड़ की ये हवेली है जो 4 दीवारी हुई है। अच्छा। जिसके नजदीक ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, ये उस तरह हुई। चले जी, वी होप कि इस तरह के ऑपरेशन आगे भी होते रहे और ये जो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है बिजली चोरी की सूरत में, करार वाक़ई सजा बिल्कुल ऐसे ही। मेरे पास वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। अपडेट आप तक पहुंचानी है और खबर यह है, सदर मुमलिकत से गवर्नर की क़यादत में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात की तफसीलात हसन से जानेंगे। हसन, बताइएगा एजेंडा क्या, किन अमूर पर बातचीत हुई है?
जी बिल्कुल, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जो है मुलाकात की। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। उनका ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी हैं, जबकि बिलावल भुट्टो उनका ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में मुल्क की मौशी हालात मजीद बेहतर होंगे। ताहम इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनके पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना वक्त की अहम ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया हसन। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम, जिस पर हम जितना भी जोर दें मेरे ख्याल से वो कम है। आज के दौर में अगर आप एक बच्ची को अच्छी तालीम दिलवा देते हैं, नो डाउट इसकी अहमियत क्या है ये आपको आगे चल के पता चलता है, बट इसके बहुत आपको दूर तक असरात नज़र आते हैं। अच्छी तालीम, और अब हम अच्छी तालीम कंसिडर करते हैं उसको जिसका आपको फ़ायदा हो, स्किल बेस होनी चाहिए आपको। आपने जितनी बहुत सारे हम तालीम याफ्ता लोग देखते हैं, मास्टर्स कर लिया, एमफिल कर लिया, लेकिन उनको अपनी एजुकेशन का से वो फ़ायदा उठाना नहीं जानते हैं। वो एजुकेशन उस तरह की नहीं होती कि वो उसको फ़ायदा पहुंचा सके। सो वक्त की अहम ज़रूरत है कि आपकी एजुकेशन जो है वो स्किल बेस होनी चाहिए। वक्त की अहम ज़रूरत है कि वो बच्चियाँ जो पढ़ लिख गई हैं उनको आप बाहर निकलने दें, उनको आप कुछ करने दें, अपनी लाइफ को आसान बनाने दें। इसके बगैर तो तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वीसी होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया आपको तकरीबन कोई 3 महीने के करीब हुए। कैसा देखा यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट और क्या चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हैं? अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है इट्स ऑब्वियसली इन द हार्ट ऑफ गुलबर्ग, सो बड़ी लाहौर के हब में है। ये यूनिवर्सिटी जो है मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से तो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैंने 15 साल उधर अपनी सारी सर्विस की हुई है, तो ऑब्वियसली एज अ वाइस चांसलर अब मैं आ गई हूँ होम इकोनॉमिक्स में। ये यूनिवर्सिटी जो है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें इतनी डेवलपमेंट हो सकती है, इसमें इतने प्रोग्राम्स आ सकते हैं। एक्चुअली पहले दिन जब मैं उधर गई थी तो मैंने फिर पहला हफ्ता जो मेरा उधर था, मैंने पहले देखा कि कौन सी प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रही हैं, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले मैंने ये देखा था स्टाफ को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने ये नहीं देखा कि वो काम क्या कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले उनको पूछो कि आपको यानी आपने सबसे पहले रूट पकड़ने की कोशिश की जिससे बेहतरी आ सकती थी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो आप बता रही थी आते कि आपने सबसे पहले इश्यूज़ को पकड़ा। जी जी बिल्कुल, इश्यूज़ को पकड़ने की ज़रूरत ये है कि मैं उसके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करती जाऊँगी, ताकि मैं स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट कर लूँ, फैकल्टी को भी फैसिलिटेट कर लूँ। काम तो उन्होंने करना ही करना है, लेकिन अगर उनको वो इन्वायरमेंट मिल जाए जिसमें वो सही काम कर सकते, फिर तो वो बहुत आगे के लिए निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स का ये है कि उनके लिए मैंने ना एक किस्म का बहुत फ्रेंडली माहौल रखा हुआ है। वो आके मुझे भी मिल सकते हैं जब भी वो कहें, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो हम हैं, और मैं इसीलिए बैठी भी हुई हूँ इस सीट पे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो आगे निकलें, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर लें। मुझे उनकी फ़िक्र भी रहती है, और मुझे ये भी है कि जो चीज़ उनको चाहिए उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने लेके जाना है। वो जब आते हैं तो यूनिवर्सिटी में उनको इतना पता नहीं होता कि हमने किधर जाना, क्या करना, क्या पढ़ना है। वो हमारा काम है कि उनको हम एक किस्म का उनकी पहचान जो है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो जो है वो बिल्कुल हमने ना अरूज तक लेके जाना है। मैडम मुझे लगता है यहाँ पर ना काउंसलिंग का बड़ा रोल होता है। एक प्रॉपर हमें घर से कुछ और प्रेशराइज किया जा रहा होता है ये सब्जेक्ट, हम कुछ और जा रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि हम किस में ग्रूम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काउंसलिंग सेशन होना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के साथ। कुछ इस तरह का अरेंज किया जाता है? हमारे इधर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में करियर प्लेसमेंट काउंसलिंग का बिल्कुल एक ऑफिस बना हुआ है। स्टूडेंट्स किसी टाइम पे भी जा सकते हैं।
जो उनकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर उन्होंने कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो, हमारी जो करियर प्लेसमेंट ऑफिसर है कायनात, वो बहुत ही फ्रेंडली भी है और उसको मतलब बड़ी अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को हैंडल भी कर लेती है। मैं अक्सर उसको बुला भी लेती हूँ, पूछ भी लेती हूँ कि स्टूडेंट्स ने कोई ऐसी बात मतलब जो मेरे इल्म में आना चाहिए, तो वो मैं उसके साथ 1 to 1 हमेशा, मैं तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद मेरी उसके साथ मीटिंग होती है। हमारे यहाँ ना एजुकेशन का मतलब अब चेंज हो चुका है। जी जी। सो अगर हम अब उस नए मतलब को ना समझे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग क्या एजुकेशन दी जा रही है स्टूडेंट्स को? इसका ये है कि मैंने ऐसे देखा है जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आई थी कि कौन से सब्जेक्ट्स हम ऑफ़र कर रहे हैं। फिर मैंने ये देखा कि ग्लोबली यानी कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ वो कौन से सब्जेक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैंने अब ये किया है कि हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके सब्जेक्ट्स के साथ मैच करने चाहिए, ताकि कि अगर स्टूडेंट्स इधर कोई अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले लेंगे, उनके पास इतना ऑप्शन होना चाहिए। अगर वो बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक हम एक फाउंडेशन बना देते हैं, तो वो आराम से फिर मतलब अपने किसी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर ही रहे हैं। एक मैंने ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू कर लिया हुआ है कि कोरिया जो है उसके साथ मैंने 1+1 एक प्रोग्राम शुरू कर दिया हुआ है कि कुछ साल जो है 2 साल कह लें यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो 2 साल उधर जाके पढ़ लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स से हमने एक फीडबैक भी ले लिया था। हमने पूछा था कि ऑब्वियसली पेरेंट्स को थोड़ा सा होता है कि हम बच्चों को बाहर कैसे भेजेंगे, और वो भी फीमेल स्टूडेंट्स। तो मैं तो खुद काफ़ी मतलब खुश हुई थी। 80% ऑफ स्टूडेंट्स दे सेड वी आर रेडी टू गो, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस। मैं कहा कि चलो ये इनिशिएटिव तो हम शुरू कर लेते हैं। दूसरा ये है कि मेरा एक और इनिशिएटिव है जो मैं ऑफशोर कैंपसेस बनाना चाह रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स के लिए। इसका मतलब ये है कि हम शायद मतलब किसी और मुल्क में यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स का एक कैंपस बना लेंगे, और इसकी वजह भी ये आ रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स एक ब्रांड नेम है। देयर इज़ नो अदर यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विद द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। सो इसीलिए मुझे भी खुशी है कि चलो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी जो है वो बाहर के मुल्क में भी रिकग्नाइज हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने काम भी शुरू कर लिया हुआ है। मैंने काफ़ी मतलब मेरी डिस्कशंस भी होती रही हैं, तो बस इंशाल्लाह लेट्स होप इंशाल्लाह इट वर्क्स। सही। सो मुझे बता दें कि अभी तक जो आपने देखा जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उसमें क्या ऐड करना आप चाह रही हैं जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, अब इसको हमने अपने निसाब का हिस्सा बनाना है? अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, नॉट यू कैन से योर ट्रेडिशनल जैसे साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं या टेक्निकल सब्जेक्ट्स इतने होते हैं। ये बेसिकली अप्लाइड आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है। मैं खुद एक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ, तो मैंने फिर ऐसे किया था कि मैं ये देख लूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र हो रहे हैं, जो शायद इस यूनिवर्सिटी में नहीं ऑफ़र हो रहे हैं। उनको मैं जो सब्जेक्ट्स इधर ऑफ़र हो रहे हैं उनके साथ मैं रिलेट कर लूँ, उनके साथ एक कनेक्शन मैं बना लूँ। जैसे मेरा केमिस्ट्री का है, ठीक है, मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी कुछ पिछले महीने, और उसमें मैंने फूड केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवा लिया था। फिर मैंने कुलिनरी साइंसेस, अब लोग सारे ये सोचेंगे कि पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसे किया था कि एक हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है होम इकोनॉमिक्स में, मैंने उनसे देखा था कि वो क्या चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं। फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री ली, मैंने उसको उसके साथ में लाया है कि हमारा होम इकोनॉमिक्स भी रह जाए लेकिन हमारे कुछ और भी सब्जेक्ट्स इसमें आ जाएं। अब कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे स्पोर्ट साइंसेस, अब इसका ये नहीं मतलब कि हम बिल्कुल स्पोर्ट्स पे ही जा रहे हैं, उसमें ये आता है कि उसमें फिजियोलॉजी भी आ जाती है, उसमें न्यूट्रिशन भी आ जाता है। ये कोर्स मैं ऑफ़र करना चाह रही हूँ। फिर मैं साथ आर्किटेक्चर भी लेके आना चाह रही हूँ, और उसकी वजह ये है कि हम जो हैं हम ऑफ़र कर रही हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग। वी आर ऑल्सो ऑफरिंग ceramics and sculpting. So it's very important कि I think the students should be able to use these subjects. तो किसी और सब्जेक्ट में चले जाएं, जो आर्किटेक्चर एक बहुत ही नामी गिरामी एक सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। तो उसमें फिर उनका ना विजन जो है स्टूडेंट्स का वो भी ज़रा खुल जाएगा, वो किसी और उसके में मतलब उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं। तो मैं ऐसी ना ऐसे इस यूनिवर्सिटी को ना डेवलप करना वी रियली अप्रिशिएट। क्या समझती हैं स्टूडेंट्स जब पास आउट होकर निकलती हैं तो वो इस काबिल होती हैं कि उन्हें बाहर कोई अच्छी नौकरी मिल सके, अपने लिए कम से कम वो कुछ कर सकें,
एंड यस, ड्यूरिंग आपकी एजुकेशन उनके वो जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसको कैसे इंश्योर किया जाता है? अच्छा, जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने देखा है इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इनको सिर्फ थोड़ा सा ना अगर हम गाइड करते जाएंगे ना और इनको मैं फैसिलिटीज सही प्रोवाइड कर, ये तो माशाल्लाह बहुत ही आगे निकल जाएंगे। और इसकी वजह ये है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये कुछ करना चाह रहे हैं। ये जब इधर आते हैं या तो इन्होंने कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं और मेरे पास लेके भी आती हैं। अच्छा। मुझे आके कह देते कि मैम हमने ये बना लिया, और मेरा ये होता है मैं उनको इतना इंकरेज कर देती हूँ कि आप मुझे आगे का भी बताओ कि क्या करना है, आपने आगे निकल के इधर से क्या करना है। वो फिर मैं अगर इनकी वो ही फाउंडेशन इधर स्ट्रॉन्ग बना दूँगी, मजबूत कर दूँगी, इंशाल्लाह ये बाहर निकलेंगे, इनको कोई भी जॉब मिल जाएंगी। ये मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छा जी, एजुकेशन दी रहती है स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट भी बड़ा ज़रूरी है जिसमें वो इंजॉय भी कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकें। सो ये एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चलती रहती हैं? ये बिल्कुल चलती रहती है। मैंने बताया पहले भी कि मैंने ना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत फ्रेंडली माहौल रखा हुआ है, लेकिन बहुत डिसेंट और रिस्पेक्टफुल माहौल है। तो स्टूडेंट्स कभी आके कह देंगे कि मैडम अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन करना है, फॉर एग्जांपल मे बी फूड डे, जहाँ वो खुद बना के लेके आएंगे चीज़ें और स्टॉल्स भी लगा लेते हैं, मैं उनको इंकरेज कर देती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं उनको कह देती हूँ कि आपके अपने जो स्किल्स हैं, जैसे ये हमारा इंटीरियर डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है, ये जो चीज़ें बनाते हैं मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि इन्होंने कैसे ये चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि मैं अक्सर कैंपस का राउंड भी कर लेती हूँ, मैं खुद जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है हर डिपार्टमेंट में। तो स्टूडेंट्स को फिर मैं पूछती हूँ ये आपने कैसे, फिर मैं इनको कहती हूँ कि ऐसे करो, एग्जीबिशन लगा लो। कभी कोई नेशनल एग्जीबिशन, अब हमारी आर्ट एंड डिज़ाइन वाला डिपार्टमेंट जो है उनकी स्टूडेंट्स को मैंने कहा आप एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन की तरफ चलो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, या कह लो कि ये बड़ी भी हो जाती हैं, तो ये स्टूडेंट्स को ना इंकरेज करता रहता है। बहुत वो फिर कहते हैं हमें करना है। हाँ जी। आपके यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की अगर सहूलत मौजूद है तो वहाँ पर किस तरह से इंतजामात हैं? क्या उनको भी आप देखती रहती हैं? स्टूडेंट्स के इश्यूज जो होते हैं उनको कैसे हल करती हैं? हमारे हॉस्टल है, इट्स होल्डिंग ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स। तो पहले हफ्ते में जब मैं आई थी तो ज़ाहिर है मैंने राउंड तो कर लिया था, एंड मैंने उधर जाके देखा कि स्टूडेंट्स को क्या अगर कोई इश्यूज़ हैं, हो सकता ना भी इश्यूज़ हों, तो कुछ चीज़ें तो थी उनकी, वो तो मैंने साथ साथ मैं करती गई हूँ। अब एक्चुअली पिछले हफ्ते भी मैंने राउंड किया है, स्टूडेंट्स से मैं खुद बात करती हूँ, उनको पूछती हूँ कि आपको कोई अगर कोई मुश्किलात हो रही है, क्या इश्यूज़ हैं। खाने का मैं लाजमी पूछती हूँ। अच्छा। क्योंकि जाहिर है ये बच्चे जो हैं ये घर से आए हुए हैं। हाँ। और घर का खाना जो है उसकी तो क्या बात है, लेकिन दे शुड हैव कि इतना माहौल इधर भी हो कि वो ये इतना तो कह सकते कि ठीक है, अगर घर का खाना तो नहीं है, माँ के हाथ का पका हुआ खाना तो हर बच्चा तरसता है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि वो इधर भी कह दें कि हमें कोई काम नहीं मिला था कोई खाने में। तो ऐसे मैं फिर चली जाती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ भी बात करती हूँ, उनकी कंडीशंस भी देख लेती हूँ, कमरे सारा कुछ, फिर मैं उसके ऊपर मैं खुद काम करती रहती हूँ कि मैंने उनको क्या करना क्या नहीं। सही। क्या पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को ये भी ऑफर दी जाती है? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि अब इंटर्नशिप प्रोग्राम है, आप यहाँ पर ही आके स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, वो कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप ऑफर करती हैं अपनी ही यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पर भी क्या स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है? इधर इंटर्नशिप्स हमारी काफ़ी आ जाती हैं, ख़ासतौर हमारे वही फूड एंड न्यूट्रिशन का मैंने बताया, क्योंकि फूड एवरीबडी वांट्स टू बी लुकिंग एट फूड एंड न्यूट्रिशन एंड ईटिंग एंड थिंग्स लाइक दिस। कुछ हमारे आईटी के इंटर्नशिप्स आ गए हैं, क्योंकि हमारा एक डिपार्टमेंट आईटी का भी है। कुछ और भी आर्ट एंड डिज़ाइन के भी इंटर्नशिप्स आ रहे हैं। कुछ इंटर्नशिप्स हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी कर देते हैं कि मैं ऐसे कर लेती हूँ कि कुछ ऐसे कह लो कि डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मैं कह देती हूँ कि स्टूडेंट्स को खुद इंगेज कर लो इस चीज़। सो द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वर्किंग कंटिन्यूसली। तो स्टूडेंट्स से मैं फीडबैक भी लेती रहती हूँ कि आप किस जगह पे जाना चाह रही हो इंटर्नशिप करने के लिए। लेकिन जब मैं ये करती हूँ, पहले मैंने ये देखना होता है कि हाउ सेफ इज़ इट फॉर देम, क्योंकि इनकी सेफ्टी जो है ना सबसे अहम है मेरे लिए। तो अगर मुझे लगता है कि हाँ वो ठीक है, मैं सारी उसकी वर्किंग करके, तो फिर स्टूडेंट्स को हम ऑफ़र करते हैं, फिर हम उनको कहते हैं पहले पेरेंट्स से परमिशन ले लो तो फिर आप जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवरऑल आपने अपनी एजुकेशन बाहर से हासिल की, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी देखा, बच्चियों के लिए कितनी ज़रूरी है एजुकेशन?
Obviously, it's an understatement, I would say, to say it's very important. मैं तो कहती हूँ कि हर बच्ची जो है उसकी एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए, नॉट फॉर द रीज़न कि वो यूनिवर्सिटी में आए तो बस एक डिग्री ले ले। उसको कुछ सीखना चाहिए, उसको खुद पता होना चाहिए कि मैं खुद इतनी काबिल हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कि दुनिया में कि ऐसे कोई हालात भी आ जाएं, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उसको पता है कि मुझे कोई इतना ये नहीं है कि मैं किसी मतलब इतनी सिचुएशन में आ जाऊं कि मुझे कुछ हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ नॉट, एंड आई डोंट इनकरेज दिस, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर बच्ची को इतना एक्सपोजर होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में आए, ख़ासतौर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इट्स अ फीमेल यूनिवर्सिटी एंड माहौल भी बहुत अच्छा है। तो उनको इतना तो पता होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है फ्रॉम मे बी ग्रेड 1 गोइंग अपवर्ड्स, हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चे आ जाते हैं हमारे पास, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो इतना आगे निकल जाते हैं कि माँ बाप भी जो हैं, पेरेंट्स भी जो हैं, वो देखते हैं कि नहीं वाकई हमारा बच्चा कुछ कर रहा है। ये बस थोड़ा सा सोच की बात होती है और हमारी इंकरेजमेंट की बात होती है। तो मैं फिर भी कहूँगी कि बच्चों को लाजमी पढ़ाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में रिसर्च पर बहुत फोकस किया जा रहा है। आप, मुझे लगता है कि अभी हम उसमें पीछे हैं बहुत। सो किस तरह से आप इस पे काम कर रही हैं? अच्छा, इसमें ये कि लाइक आई सेड, बिकॉज आई एम अ केमिस्ट्री प्रोफेसर, मेरी अपनी माशाल्लाह 200 पब्लिकेशंस हैं। सो रिसर्च इज़ समथिंग विच आई एम वेरी फोकस्ड ऑन। मैंने इधर पहले महीने में आई थी, जब मैं इधर आई थी तो मैंने सबसे पूछा था फैकल्टी में से, मैं कि आपके रिसर्च प्रपोजल्स किधर हैं। अच्छा, कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। ज़ाहिर है मैंने ही उनको थोड़ा सा सिखाना भी है और बताना भी है, गाइड भी करना है। तो अब मैंने ऐसे कर लिया है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने वाकई अपनी रिसर्च प्रपोजल्स भी लिख के मुझे भेज दी हुई हैं, मेरे साथ डिस्कस भी कर रही हैं। अब मैं उनको ये बता रही हूँ कि आपने अपनी फंडिंग कैसे लेके आनी है, कि आपको कैसे पता है कि आप इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। अब उनको थोड़ा सा ये आ रहा है कि हमने भी अब कंपटीशन में हम आ गए हैं, बिल्कुल, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब वो अपनी चीज़ें जो हैं वो आगे लेके जा रहे हैं। फूड जो है ना एक बहुत वास्ट ये सब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत कुछ नया भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स को किस तरह से नए तरीक़ों से जो है वो आप अवेयर कराने के लिए कुछ हम देखते हैं बैरून मुल्क विज़िट कराना या कुछ चीज़ें ऐसी विज़िट कराना कि उनको कम से कम पता हो कि उनकी फील्ड में आगे बहुत कुछ है अगर वो करना चाहें तो। अच्छा, फूड एंड न्यूट्रिशन का जैसे मैंने अभी बताया है कि मैंने सबसे पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने करवा दिया था। उसमें स्टूडेंट्स को इतना एक्सपोजर मिल गया था कि दे वर एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड। उनको पता नहीं था कि बाहर के मुल्क के जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने बाहर के लोगों को बुला भी लिया था, साइंटिस्ट को भी मैंने बुलाया था। तो स्टूडेंट्स यही कहते कि हमें तो पता ही नहीं था कि बाहर ऐसे भी हो जाता है। ये सिर्फ ना एक एक्सपोजर की बात होती है। दूसरा ये है कि फूड एंड न्यूट्रिशन की मेरी जो फैकल्टी है वो माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव फैकल्टी एंड दे आर अ वेरी इंटेलिजेंट फैकल्टी। अब मैंने उनसे एक चीज़ ये कर ली है, मैंने उनको कहा है कि अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करो, सेमिनार्स में, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में कर लो। साथ मैंने उनको कहा कि हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं उनको हम आगे लेके जाते हैं, स्टूडेंट्स से आइडियाज़ लो, उनके साथ काम करो, स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो साथ आप लेके आओ। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ज़ाहिर अभी 3 महीने ही हुए हैं, अभी इंशाल्लाह बहुत आगे हम काम करेंगे इस पे। सो लेट्स होप इंशाल्लाह। अच्छा, कोविड में हमने देखा हर जगह जब ऑनलाइन एजुकेशन का वो एक ट्रेंड चला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल हुई, बहुत सारे टीचर्स के लिए। मुझे लगता है अब हमें इस पर शिफ्ट हो ही जाना चाहिए। सो आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सो अब हमने नई चीज़ों पर जाना है, राइटिंग से हटकर अब स्टूडेंट्स को कुछ और सिखाना है। सो उस पर क्या किया जाए? अच्छा, इसमें ये है कि ऑनलाइन तो हर स्टूडेंट पसंद करेंगे। आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस एंड आई नो इन द कोविड पीरियड दिस इज़ व्हाट हैपेंड, बट द थिंग इज़ दैट इसको ना मॉनिटर करना पड़ता है। कहीं ये ना हो कि स्टूडेंट्स बस अपने कंप्यूटर्स के सामने बैठे रहें तो कुछ सीख ही ना रहे। कुछ स्टूडेंट्स को एक्चुअली प्रॉब्लम्स भी हुई थी। One was obviously in remote areas, internet connections was causing a problem.
एंड देन अदर थिंग्स दैट वर हैपनिंग कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक्चुअली मुझे कहा भी था कि हमें ना एक्चुअली समझ नहीं आ रही ऑनलाइन। अब इसका हल ये आता है कि आप लाजमी अपनी ऑनलाइन क्लास कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। टाइम बॉडी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, आप बाकी चीज़ें भी साथ कर सकते हैं अगर कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर ही रहे हैं, इसके साथ ना सपोर्टिंग मटीरियल लाजमी होना चाहिए। एग्जैक्टली। इसके सिर्फ नहीं, ये तो नहीं है कि आप स्टूडेंट को छोड़ दें, नहीं कि वो सिर्फ एक स्क्रीन के सामने बैठ जाएं तो एक लेक्चर पढ़ लें। उनके साथ आपको 1-to-1 क्लासेस भी लेनी चाहिए, उनको फीडबैक आपका देना चाहिए। यू शुड हैव अ फॉलो अप, ओके, ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। मैं हमेशा ये करती होती थी, बिकॉज इवन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई थी। मैं फिर स्टूडेंट्स से फीडबैक लेती होती थी कि आपको क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ नहीं आई है। ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन अ स्क्रीन, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन का भी एक इशू आ जाता है। तो मैं फिर उनसे फीडबैक लेके उनको सपोर्टिंग मटेरियल दे के उनको फिर उनकी रिवीजन क्लासेस में करवाती होती थी। तो फिर जब वो एग्ज़ाम उन्होंने बैठना होता था, वो बिल्कुल फुल तैयारी के साथ जाते होते थे। ग्रेट। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये है कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों को लाजमी भेजें आप स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको आगे निकलने दें। उनका जो फ्यूचर है ना, वो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी उनको इंकरेजमेंट दें। अल्लाह ताला ने हर किसी में टैलेंट रखा है, हर किसी को स्पेशल बनाया है। बस हम ही हैं जो कह देते हैं जी वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। नहीं जी, मेहनत और लगन आपको बहुत आगे लेके जाती है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। मुख्तलिफ फील्ड्स में वो लोग जो कि पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं, हम आपको उनसे मुलाकात कराते रहते हैं और उनको अप्रिशिएट करते रहते हैं। आज के हमारे मेहमान जिनके बारे में बताना चाहूँगी जी, पाकिस्तानी बॉक्सर हैं मोहम्मद वसीम, जिन्होंने नई तारीख रकम कर दी है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत कर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कोयटा के पोलो क्लब में जनूबी एशिया में पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें मोहम्मद वसीम ने कामयाबी से नई तारीख रकम की। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वसीम साहब। जी वसीम साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी वसीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, लाइट चली एक मिनट, जनरेटर स्टार जी वसीम, आप तक आवाज आ रही है तो हमें बता दें, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आई थिंक कोई इशू है, आवाज नहीं उन तक पहुंच पा रही है। जी वसीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, अभी ओके। अच्छा जी, हम वसीम की तरफ एक बार फिर से बढ़ेंगे। नो डाउट हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा है जी, फख्र का हमारे लिए बात होती है कि हमारे अपने ही लोग इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये टाइटल जीतने के लिए कितनी एफर्ट की है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। देखिए, बड़ी मेहनत की थी और 10 वीक्स मैंने कैंप किया था लिवरपूल में, और जब भी फाइट होती है तो मेरे कैंप्स यूके में होते हैं। और ये फाइट बहुत बड़ी फाइट थी, WBA वर्ल्ड टाइटल फाइट थी, और पूरी दुनिया से फाइटर्स आए थे, जिसमें जो है पाकिस्तान और स्कॉटलैंड, यूके, जर्मनी, अमेरिका, वेनेजुएला, डोमिनिकन रिपब्लिक, और एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा अमेजिंग इवेंट हुआ है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DHA कोयटा का, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस इवेंट पर, और ये इवेंट बड़ा सक्सेसफुल कर दिया। वसीम, कितना चैलेंजिंग होता है ये मुकाबला जीतना? जो मुद्दे मुकाबल होते हैं उनको उनसे अपने आप को पावरफुल बनाना कितना चैलेंजिंग होता है? कितनी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है? कितनी देर पहले तैयारी शुरू कर देते हैं आप? देखिए, बॉक्सिंग दुनिया का सबसे टफ स्पोर्ट्स है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे जो कैंप्स होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा
ट्रेनिंग करनी होती है, स्पारिंग सेशन करने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और बड़ा स्ट्रिक्ट डाइट होता है हमारा, और बड़ी मेहनत होती है। बॉक्सिंग इज़ अ वेरी टफ स्पोर्ट। अगर आप प्रॉपर बॉक्सिंग में जाए तो आपको समझ आ जाती है कि किस स्पोर्ट में आप आ गए हैं। बड़ा डेडिकेटेड स्पोर्ट्स है, बहुत। आई लव बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया, और बहुत कुछ मैं बॉक्सिंग से सीखा हूँ। मुझे ये बताएं, बचपन से ही शौक था इस फील्ड में आने का? जी जी बिल्कुल। मैंने एज ऑफ 7 से बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, और मैं पाकिस्तान का वाहिद बॉक्सर हूँ जो मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े बड़े टाइटल्स है। और जो लास्ट मैंने टाइटल जो जीता है, WBA वर्ल्ड गोल्ड टाइटल, वो साउथ एशिया में किसी के पास नहीं है। फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बॉक्सर हूँ जो मैंने ये टाइटल जीता है। और ये आई एम सो प्राउड कि मैं अपने कंट्री के लिए और अपने लोगों के लिए और बलूचिस्तान के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाक आर्मी का, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे। अच्छा वसीम, जब हम इतने कामयाब लोगों को देखते हैं ना, तो ज़रूर हम जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा क्या क्या चीज़ें हैं। क्या समझते हैं आप कि बॉक्सिंग ने आपको क्या क्या सिखाया, किस तरह से आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई? क्या बहुत गुस्से वाले हैं, या बहुत काम हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को करते हैं? देखिए, बॉक्सिंग एक बहुत डिसिप्लिन स्पोर्ट है। जब आप कैंप में जाते हैं और आप उसको, क्योंकि पूरी दुनिया की जो स्पोर्ट्स है वो बॉक्सिंग में है। बॉक्सिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट, जिसमें आपको बहुत 12 राउंड के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें आपको बहुत अपने बॉडी का बहुत ख्याल करना होता है। आप देखिए, मैंने 14 ईयर्स से मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है, और मैं बहुत अवॉइड करता हूँ स्वीट्स और इस तरह की चीज़ें। तो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है बॉक्सिंग में, और बॉक्सिंग इज़ उसने मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई है, जिसमें आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, और अपना जो है प्रॉपर अपना डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। बॉक्सिंग इज़ द बेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। सो मुझे बताएं कि अपनी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखना पड़ता है? आपको पावरफुल भी होना है, वेट भी गेन नहीं होने देना, तो किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं आप? देखिए, बॉक्सिंग के लिए, बॉक्सिंग में ये सब कुछ है, सब कुछ आता है। जब आप डाइट, मेरे न्यूट्रिशंस यहाँ के नहीं है, मेरे न्यूट्रिशंस जो है वहाँ के आयरिश है, जो मुझे प्रॉपर फूड देते हैं, और मेरी बॉडी का एवरी कैंप में मेरी बॉडी का प्रॉपर A to Z टेस्ट होता है, चेक करते हैं कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए। और ऑब्वियसली आप जब बड़े होते हैं, आपकी एज बढ़ती जाती है, तो एवरी कैंप में वो ये चेक करते हैं कि आपकी बॉडी कितनी ओल्ड हुई है, और आपकी बॉडी को किस तरह का फूड चाहिए। तो इज अमेजिंग स्पोर्ट्स, और इज लाइक बहुत कुछ सीखने को पड़ता है इस स्पोर्ट में, और इज बेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे ही अच्छा वसीम, ये बहुत खतरनाक खेल भी है। सो कभी खेल के दौरान कुछ इस तरह की इंजरी हुई हो कि आप खुद परेशान हो गए हो और आपने सोचा हो कि मेरी ये सिलेक्शन मेरे ख्याल से गलत थी? खतरनाक किस्म की इंजरी भी कभी हुई? जी जी जी, मुझे ये मेरे आइस पे जो है दोनों तरफ, लास्ट फाइट जो मेरी वर्ल्ड टाइटल फाइट थी इन 2023 में, दोनों पे मुझे स्टिचेस आए थे। जो एक साइड पे स्टिचेस आए हैं वो मुझे 22, और एक साइड पे 24 स्टिचेस। डेंजरस स्पोर्ट। रिसेंटली 2 दिन पहले एक जो यंग गर्ल फाइटर थी UK की, लिवरपूल की, उसकी डेथ हुई। बड़ा टफ स्पोर्ट्स है, लेकिन ये एक ग्रेट स्पोर्ट भी है। सही। अच्छा, जो लोग हमारे नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सजेशन उनको क्या देना चाहेंगे? गाइडलाइंस क्या हैं आपके पास? इस स्पोर्ट में एक ही गाइडलाइंस है, व्हिच इज डिसिप्लिन। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। आप जो है ट्वाइस अ डे आप ट्रेनिंग करेंगे, और आप अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे, बिकॉज इस स्पोर्ट में अगर आप अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप
बहुत ज्यादा इस स्पोर्ट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सही इस सही स्पोर्ट में आपको अपने आप को प्रॉपर लुक आफ्टर करना होगा आपको। ठीक हो गया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वसीम आपके? फ्यूचर प्लान्स टाइटल को डिफेंड करना, WBA वर्ल्ड बैंटमवेट जो मेरा टाइटल है उसको डिफेंड करना, और आफ्टर दैट यूनिफाई के लिए, यूनिफिकेशन के लिए क्या कहते हैं WBC और IBF एनी टाइटल उसके साथ यूनिफिकेशन करो और एक और हिस्ट्री बनाओ। और ये हिस्ट्री तो बन गई है कि एशिया में टाइटल किसी के पास नहीं है, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी हूँ, तो ये हिस्ट्री भी बना लूँ कि मैं IBF और WBC भी जीत लूँ यूनिफिकेशन में। सही। सो क्या समझते हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे नौजवान स्टार्ट ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और आपके पास किसी एक्सपर्ट का होना कितना जरूरी है? जी वसीम, सुन पा रहे हैं? आई थिंक वसीम तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने हैं जी कि वो कामयाब लोग जो कि स्टार्ट जब लेते हैं तो वो उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों तक कैसे पहुंचना है। लेकिन नो डाउट एक चैलेंजिंग गेम भी है, ये ख़तरनाक भी है। इसमें डिसिप्लिन, उन्होंने कहा, अपने लाइफस्टाइल को देखना, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई खेल है, चाहे एजुकेशन है, जिसमें मेहनत और लगन होती है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। और इन लोगों को आपसे मिलवाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इनकी ज़िंदगी का सफ़र देखा जाए कि इन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया, क्योंकि ये कुछ दिनों पर मुहित नहीं होता, ये एक लंबी स्टोरी होती है जिसके बाद कामयाबी इनका मुकद्दर बनती है। सो वो लोग जो कि हम देखते हैं मुसलसल मेहनत करते चले जाते हैं, उनका मकाम यही होता है, वर्ल्ड टाइटल वही जीत पाते हैं, पाकिस्तान का नाम वही साथ लेकर चलते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, अब बल्कि वो ज़्यादा पुरजोश है कि उन्होंने अपने टाइटल का दिफा करना है, जो उन्हें मिल गया उसको तो साथ लेके चलना ही चलना है, लेकिन आगे भी बढ़ना है। थैंक यू सो मच जी, वसीम हमारे साथ मौजूद थे, बॉक्सर हैं और बड़ी कामयाबी से उन्होंने नो डाउट ये बहुत मुश्किल फ़ाइट होती है जी, सो उन्होंने अपने नाम की और आगे भी वो पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कामयाबी के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो आज जिनकी बर्थडे है जी, हम उनको विश करने जा रहे हैं। 26 तारीख है और 26 तारीख को बर्थडे है जोया हसन की, शामज़े सुल्तान की, जुनैरा भट्ट की, शब्बीर मकबूल की, मुदस्सिर अली की, चौधरी मुदस्सिर की। आप सब लोगों को मुबारकबाद जी, हैप्पी बर्थडे। सो कल है जी 27। अगर आपकी कल सालगिरह है, आप हमें पिक्चर भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगी। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप अपनी पिक्चर भेजनी है अपने नाम के साथ, तो प्रोग्राम में आपको शामिल कर लेंगे जी। अगला सेगमेंट है हमारा आज के भाव। आज के भाव में हम आपको बताते हैं सब्जियों की रेट, और ये बताने का मकसद क्या होता है, क्योंकि नाश्ते के बाद यही टाइम होता है कि हर घर में डिस्कशन चल रही होती है। बनाना क्या है, हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं जी। अगर आपने सब्जी खरीदने जाना है, अभी तो कीमतें जो हैं वो नॉर्मल जा रही हैं लहसुन अदरक प्याज की, लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आएगी ये बढ़ जानी है। इसलिए अच्छा, गर्मी इतनी है, आप प्याज को स्टोर भी नहीं कर सकते, ज़्यादा लेके भी नहीं रख सकते, तो बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। खैर वो ये तो होगा ही, आगे आगे कीमतें बढ़नी है, उसके लिए
लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी की रेट लिस्ट अफशा बता रही हैं, ओवर टू यू। आज भी आपको ओपन मार्केट में फलों की और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बताएं तो सब्जियां जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर रोज़ हर किसी ने पकानी होती है, सब्ज़ी के बगैर गुजारा नहीं है, तो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं शहरियों को और उनकी ख़रीद फ़रोख्त पर, क्योंकि वो कहते हैं कि सब्ज़ियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। ना सिर्फ वो सब्ज़ियाँ जो कि सीजनल नहीं हैं बल्कि जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं वो भी, उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वो ख़रीदने सोने कासिर हैं। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका काम है इन कीमतों पर अलाग करवाना, इन कीमतों पर अमल दरामद करवाना, वो मंज़े-आम से गायब हैं। सब्जियों में सबसे पहले नींबू की बात कर ली जाए, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि नींबू की कीमत इस वक्त सबसे ज़्यादा है, 1000 रुपये किलो नींबू फ़रोख्त किया जा रहा है। और गर्मियों में नींबू जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस वक्त जुल्म ये है कि नींबू की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सरकार की जान से कीमत इसकी 490 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 1000 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 70 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 30 है, लेकिन ये 60, जबकि टमाटर की सरकारी कीमत भी 30 है और ये भी 60 से 70 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 190 है, लेकिन ये 240, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 640 है और ये 690 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये 160। अरवी की सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ये 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टिंडों की सरकारी कीमत 120 है, लेकिन ये भी 150 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो फल हैं मौसमी, वो भी अपनी कीमतों के बरक्स बेचे जा रहे हैं। जो मौसमी सब्जियाँ हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो हर एक ने ख़रीदनी होती है, तो इसकी कीमतें हर एक को मुतासिर करती हैं और दुकानदार मनमानी कीमतों पे सब्जियां फ़रोख्त करते हैं, जबकि शहरी कहते हैं कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जिनका काम है कि इन सब्जियों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करवाना, वो मंज़े-आम से गायब है। जी, थैंक यू सो मच। और अफशा जैसे कि बता रही थी, लीमू की कीमत इस वक्त सबसे ज़्यादा है और मेरे ख्याल से मांग भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये मौसम ऐसा है। सो ऐसे में लोग तो परेशान हैं। अच्छा जी, एक तो कीमत ज़्यादा है, दूसरा जब मार्केट में आ जाते हैं तो खुद साख्ता जो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं उससे भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस पर जो है कंट्रोल रखना इंतज़ामिया ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी अवाम। ये आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। हमारे पास करेंसी रेट है जी, वो आपके साथ शेयर करें। सो इसके साथ ही हमें तो आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। हमें अपना फीडबैक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपके इलाके में कोई इशू है वो भी हम तक पहुंचाएं, हम ज़रूर अपने न्यूज़ वाले सेगमेंट में हाईलाइट करेंगे। अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, हो सकता है हम प्रोग्राम में आप ही को इन्वाइट करें और सारी दुनिया को आपका टैलेंट दिखाएं। अच्छा जी, इसके लिए जी हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है जिस पर आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। एंड अगेन, अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमें पिक्चर्स भिजवा के आप प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।